Hey friends, welcome to Syncori Education. I'm Muskan, call in front of you all, class 9th। तो जैसा हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, लास्ट क्लास में हमने जो है हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल आपको याद होगा कि इंडियन फिलोसोफर्स आए थे जिन्होंने मैटर और पदार्थ और परमाणु नाम दिए थे, मैटर और एटम को। फिर जो ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस, आपको याद होगा बिल्कुल अच्छे से। और अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो सबसे पहले जाके वो देखिए, क्योंकि वो वाला कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। बिल्कुल हिस्ट्री पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। ये आपके एसएसटी वाली हिस्ट्री नहीं है बच्चों, ये साइंस वाला है। ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एटम जो बेसिक टर्म है ये किसने कॉइन किया था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये डाल्टन जी जो थे, इन्होंने क्या कहा था बेसिकली, हमने इससे पहले जो दो लॉज पढ़े थे जो लेवॉइसर ने दिए थे, कौन कौन से लॉज थे गाइस? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें क्या होता है, मास के नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही बताया गया था। और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दो लॉज हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो अब डाल्टन जी के साथ क्या हुआ, जब इन लॉज को प्रॉपरली स्टडी करने की बारी आई और पुट करने की बारी आई कि हाँ अब हम ये पुट करके देखते हैं, तो क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनसे ये चीज़ फेल हो गई, ये कॉन्सेप्ट फेल हुआ। कैसे कि ये दोनों लॉज एक साथ नहीं पुट हो पा रहे थे। अब डाल्टन जी आते हैं। डाल्टन जी कहते हैं ठहरो मैं करता हूँ। डाल्टन जो थे वो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, वो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी बताई थी। तो उन्होंने अब एक न्यू थ्योरी दी थी जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अब वो थ्योरी क्या कहती है, आइए चलिए हम वो एक बार देख लेते हैं। तो गाइस द एटॉमिक थ्योरी क्या है? जॉन डाल्टन प्रपोज्ड ऑन एटॉमिक थ्योरी विच एक्टेड एज ए एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव लॉज। बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने जो ये थ्योरी दी, ये जो पहले के जो दो लॉज थे ना, जो लेवॉइसर ने जो दो लॉज दिए थे उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन था। लेवॉइसर ने तो बस दो लॉज देके वो शांत हो गए और उन्होंने अपना काम कर दिया। लेकिन आगे जब ये थ्योरी में पुट करने की बारी आई तब बहुत सारे साइंटिस्ट इस चीज़ में फेल हो गए। तो एज पर द थ्योरी ऑल मैटर वेदर इट इज एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। डाल्टन ने कहा कि भाई कुछ भी हो, मैटर हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, कुछ भी एलिमेंट हो, कुछ भी हो, सबसे छोटा उसका जो इनविजिबल पार्टिकल होता है वो क्या होता है, उसे एटम ही कहा जाता है। राइट? तो अब इन्होंने ये वाला पॉइंट बता दिया। इसके बेसिस पे क्या हुआ, इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दे दिए। क्या दे दिए? कुछ लॉज आप कह लो। तो इन्होंने कुछ 6 पोस्टुलेट्स दिए थे। चलिए एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। बिल्कुल सारा मैटर मैंने आपको पहले भी बताया है गाइस, जहाँ मैटर की बात होती है तो मैटर किससे बनता है, बहुत सारे एटम मिलके मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे एटम से क्या बनता है, मैटर बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, मिट्टी का ऐसा वो है टीला टाइप ना, तो वो ऐसा थोड़ी है कि एक पार्टिकल मिट्टी से बना है, नहीं, उसमें बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, तभी जाके वो एक माउंटेन शेप या टीले शेप जैसा बनता है। राइट? तो यही है, कुछ भी है वो जो थोड़ा भी बड़ा होता है तो वो किससे बनता है, बहुत सारे एटम से मिलके एक मैटर बनता है। राइट? नेक्स्ट है एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल ये वाली तो लेवॉइसर ने भी बताई थी कि जो एटम्स है वो क्या है, इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। इंडिविजिबल पार्टिकल्स मतलब बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं जिनको हम ऐसे नहीं देख सकते। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल भी दिया था कि एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट ले लिए हमने, दो इनसे क्या मिलके बना, एक प्रोडक्ट बना। जैसे A + B से क्या बना, C बना। तो अगर अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ स्मॉल a + स्मॉल b से क्या बनेगा, स्मॉल c एंड कैपिटल C। अब ये स्मॉल ABC क्या है, ये स्मॉल ABC है कोएफिशिएंट्स। क्या होते हैं ये, कोएफिशिएंट्स होते हैं। एक और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं फटाफट से। चलिए यहाँ देखिए, हम जानते हैं H2 + O2 से बनता है H2O। ठीक है?
वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ये तो हमें पता है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो दो H के मॉलिक्यूल्स कितने थे, हाइड्रोजन कितने थे? 2 थे। अब यहाँ भी जाके 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 1 क्यों है? क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हुआ कि रिएक्शन के टाइम पे एक ऑक्सीजन कहाँ भाग गया? क्या हुआ? इसीलिए क्या करते हैं बच्चों, इनको बैलेंस किया जाता है। कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन दोनों साइड बराबर हो गए, 2 और 2, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन की बात करो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और इधर 4 हाइड्रोजन है। यहाँ हमने क्या लगा दिया? यहाँ भी हमने 2 लगा दिया। तो अब कितने हो गए? 4 एंड 4 हाइड्रोजन भी बराबर हो गए। तो ये क्या होते हैं? यही होते हैं कोएफिशिएंट्स, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? यही एक कॉन्सेप्ट बताया था उनका, एक पोस्टुलेट यही है कि जो एटम होते हैं वो इतने छोटे पार्टिकल होते हैं जिसमें क्या है, जो ना ही बन सकते हैं और जो ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, वो जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे, राइट। मैंने आपको बताया था एक नया प्रोडक्ट किससे बनता है? एक नया प्रोडक्ट प्री एग्जिस्टिंग रिएक्टेंट से ही बनता है। पहले जो रिएक्टेंट है उसी को मिला के तो एक प्रोडक्ट बनाना, हाइड्रोजन और वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलके ही तो एक वाटर बनाना। तो यही है प्री एग्जिस्टिंग मैटर, ये जो होता है रिएक्टेंट बोल लो या मैटर बोल लो, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो, बट बेसिक इसको आप रिएक्टेंट बोलते हैं। हम जो लेफ्ट साइड पे होते हैं उनको रिएक्टेंट बोला जाता है और इस वाले साइड को प्रोडक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये था सेकेंड पोस्टुलेट। थर्ड में क्या बोला? एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बिल्कुल भाई, ये बात भी सही उन्होंने कही। क्या कही? कि एटम जो है वो आइडेंटिकल मास, भैया कुछ भी बाद में प्रोडक्ट क्यों ना बन जाए लेकिन उनका मास क्या होगा? सेम ही रहेगा। फिर से आ जाओ इसी एग्जाम्पल पे। यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन थे? यहाँ 4 हाइड्रोजन थे, राइट। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 ही होता है, 1U। तो 4 का कितना हो गया? 4U, ठीक। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16U होता है गाइस, 16। तो 2 का कितना हो गया? 16 + 16 यानी 32। तो अब यहाँ क्या हुआ? 4 + 32U कितना हो गया? 32U + 4U कितना हो गया गाइस? ये हो गया 36U। यहाँ देखिए एटॉमिक मासेस की बात हो रही है, जो थर्ड पोस्टुलेट था उसकी बात चल रही है एटॉमिक मास की, ठीक। ये तो हमने रिएक्टेंट साइड का कर लिया। प्रोडक्ट साइड की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट में देखो कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, तो कितना हो गया मास? 4U। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ही है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया? ये भी 32U। इसका मास भी कितना हुआ? 36U। आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों जो मासेस है ना वो सेम है। यहाँ यही कहा गया था कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, इनका मास जो होंगे वो भी सेम होंगे, फिर चाहे वो केमिकल रिएक्शन के बाद वाला प्रोसीजर हो या पहले का प्रोसीजर हो। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बिल्कुल भाई, जो अलग एलिमेंट है उसका तो अलग ही होगा ना। जैसा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। तो जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होगी वो वाटर में H की भी तो प्रॉपर्टी होगी ना। लेकिन जो डिफरेंट मासेस होंगे ना, जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, उनकी मास भी डिफरेंट होंगे और उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। कैसे? अब जैसे हमने बोली भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक जगह ले लिया और एक जगह मैंने कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन दोनों बराबर एक जगह पे आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, वहाँ हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन है। एग्जाम्पल, फिर से एक एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। अभी मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिया हमने, ठीक है। और दूसरा हमने क्या लिया? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक। हाइड्रोजन तो दोनों जगह आ रहे हैं, हाइड्रोजन क्या आ रहे हैं? दोनों जगह आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक जगह तो ऑक्सीजन दोनों जगह आ रहे हैं और हाइड्रोजन यहाँ एक है और कार्बन एक है। क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी? नहीं होगी। क्यों सेम नहीं होगी? क्योंकि भाई दोनों अलग ही है। हाइड्रोजन और कार्बन बहुत अलग है। अगर यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता तो हम बोल लेते कि हाँ इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इनके मासेस सेम है।
लेकिन यहाँ तो बात सारी चीजें चेंज हो गई, ऑक्सीजन सेम है तो क्या हो गया, बाकी के एक एक प्रोडक्ट तो अलग है ना, तो ये भी उनके पोस्टुलेट में ये वाली चीज थी। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ, बिल्कुल ये हो गया, एटम्स कंबाइंड इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जी हाँ भाई, होल नंबर तो सबको ही पता है, 1 2 3 4 यही होल नंबर होते हैं। तो इन्होंने क्या की बोला, एटम जो है उनको एक रेशियो में कंबाइन करते हैं, तो वो रेशियो क्या होता है, होल नंबर होता है। ऐसा तो नहीं लिखते भाई हम आधा हाइड्रोजन इसमें यूज होगा, 3/4 ऑक्सीजन यहाँ यूज होगा तो H2O बन जाएगा, ऐसे तो नहीं लिखते ना हम क्या लिखते हैं, 2H2 प्लस O2 से क्या बना, 2H2O। तो यानी होल नंबर्स की बात यहाँ होती है, यहाँ पे उनको ऐसे नहीं लिखा जाता है, रेशियो के बेसिस पे नहीं लिखा जाता कि 1/2 हो गया, 3/4 हो गया। जो भी है केमिकल रिएक्शन में जो भी एटम्स वगैरह यूज होते हैं वो एक छोटे रेशो में यूज होते हैं, लेकिन रेशो क्या होता है, हमेशा होल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए। क्लियर गाइज, ये हो गए हमारे डाल्टन जी के 5 पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट क्या कहा था उन्होंने, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। बिल्कुल ये बात भी तो सही है भाई। अगर मैं अमोनिया की बात करूं, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है गाइज, अमोनिया होता है NH3, ठीक है। अगर यहाँ मैं बात करूं, या चलो CO2 की बात करो, कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर यहाँ बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। इसका क्या मतलब हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। CO2 किससे मिलके बनेगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलके। पहली चीज रिलेटिव नंबर, अगर यहाँ पे 4 कार्बन CO2 बनने हैं तो उसका नंबर भी यहाँ पे चेंज होगा। ऐसा नहीं कि C+O2 से मिलके 4 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, नहीं, एक जो नंबर होता है वो भी एक चीज कांस्टेंट होना चाहिए, वो भी मतलब एक प्रॉपर सेपरेटेड होना चाहिए कि यहाँ अगर एक कार्बन है तो वहाँ पे एक ही CO2 का मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर है, तो ये ही थे गाइस 6 डाल्टन के पोस्टुलेट्स। डाल्टन ने जो ये 6 पोस्टुलेट्स दिए तो ये बाद में इनका बहुत माना गया कि हाँ आपने उन वाली जो 2 थ्योरी थी उनके बेसिस पे आपने एक जो प्रॉपर सेपरेट थ्योरी बनाई वो बहुत सही थी। यहाँ से जो थे मिस्टर डाल्टन जी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए और इसी एटॉमिक थ्योरी का नाम पड़ गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्लियर है गाइस, चलिए अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक। क्या है आप पीछे देख पा रहे होंगे, एटम्स। अब क्या होते हैं गाइस एटम्स, ये तो मैं आपको कब से बताए जा रही हूँ। एटम्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैटर। मैटर का फंडामेंटल यूनिट, जैसे आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दे रखी है, एक बिल्डिंग दे रखी है वहां पे, राइट। अब आप मुझे बताओ एक बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सीमेंट भी चाहिए होगा भाई, या चलो सबको छोड़ो, एक बिल्डिंग में क्या है, फ्लोर है, ठीक, वो फ्लोर किससे बने हैं, ईंटों से ही तो बने हैं भाई। फ्लोर और दीवारें किससे बनी है, बिल्डिंग की ईंटों से बनी है, तो ईंटें क्या हो गई, एक उस बिल्डिंग का क्या हो गया, आप बोलो फंडामेंटल यूनिट हो गई कि ईंटें कंबाइन हुई तभी तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन पाई। तो वैसे ही क्या है, एक एटम जो है, जब बहुत सारे एटम मिले तब जाके ही एक मैटर बना। ये है थोड़ी सी तारीफ हमने कर दी है मिस्टर एटम जी की भी, क्योंकि ये भी तो जरूरी है, पूरा चैप्टर ही इन्हीं पे डिपेंड है। एटम और मॉलिक्यूल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए गाइस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है साइज पढ़ेंगे एटम का। बिल्कुल आपसे क्वेश्चन एक पूछ लेती हूँ, चलो आपका टास्क है, आप मुझे बताओ एक एटम का साइज कितना होता है गाइस, एक एटम का साइज क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेशन में फटाफट बता दो, बिल्कुल अच्छे अच्छे बच्चों की तरह। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं जैसा मैंने बोला साइज ऑफ एटम पढ़ेंगे और सिंबल्स भी पढ़ेंगे। अब सिंबल्स देने की क्या जरूरत पड़ी वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।